Good morning to all of you. So मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है एंड साउंड के बारे में आपको एक बार बोलना है so that we can proceed with the lecture of the day. Heat and thermodynamics हम लोग पढ़ रहे हैं. क्या साउंड और स्क्रीन प्रॉपर है? परफेक्ट है. ओके. सो लास्ट क्लास में अपने हीट से रिलेटेड स्टोरीज को समझा था कि लाइक हीट क्या होता है और बॉडीज को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है. फिर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के बारे में देखा था, हीटिंग कर्व के बारे में देखा था और हम लोग अब उसके आगे बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग यू कैन पुट इट एज थर्मल एक्सपेंशन. ओके. सो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को. सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है बेसिकली, और अगर आप इसको हीट देते हो सो एक तो कंसिक्वेंस ये आया था उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसके साथ साथ एक दूसरा कंसिक्वेंस भी होता है. दूसरा कंसिक्वेंस होता है कि अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को, सब्सटेंस को हीट करते हैं, सो देयर आर टू इफेक्ट्स. One is increase in the temperature of the body or substance. Another is expansion of the body or substance. So, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है कितना हीट लेने के लिए के करस्पॉन्डिंग, तो वो हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट लेक्चर्स में. अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये एक्सपेंशन क्यों होता है और कितना होता है. क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, छोटा सा बेसिक पॉइंट कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेसिकली ये जो मटेरियल होता है उनमें मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. सो मॉलिक्यूल्स कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग at all the time depending upon what the temperature of the body is. जब आप हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका वाइब्रेशन बढ़ता है. वाइब्रेशन ये ऑसिलेशन जैसा आप समझ सकते हो. ऑसिलेशन बढ़ता है इसका मतलब उनके एम्पलीट्यूड्स बढ़ने लगते हैं. तो सारे मॉलिक्यूल्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे ही ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे आप पाओगे कि जो पेरीफेरी के मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा एम्पलीट्यूड कैच करेंगे, हेंस उसका साइज बढ़ जाएगा. सो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो कि साइज क्यों बढ़ता है. सो साइज इसलिए बढ़ता है बिकॉज ऑफ हीट, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, हेंस देयर इज मोर फास्टर वाइब्रेशंस, स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशंस. तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता है, इसलिए एक्सपेंशन होता है. उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. नाम से भी क्लियर है, इट इज थर्मल, दैट मीन्स ड्यू टू टेम्परेचर. एक्सपेंशन, दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ द साइज और बॉडी. सो इसको हम लोग एक दो लाइन में लिख सकते हैं शॉर्ट में. ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन, लेट मी ट्राई टू राइट प्रॉपर, व्हेन the temperature, और ऐसा लिख सकते हैं when a substance is heated, then the size of the body, जो सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई है, the size of the body increases. This is known as thermal expansion. So it has to be related with the heat and increase in the size. अब साइज जो होता है, साइज को हम लोग जानते हैं कि लेंथ के टर्म में देख सकते हैं अगर लीनियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरिया के टर्म में देख सकते हैं अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वॉल्यूम के टर्म में वॉच करते हैं अगर वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द
डायमेंशन, कितने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, इस थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं. सो पॉइंट इज कि हीट इज रिलेटेड विद द साइज और डायमेंशन. तो ये 3 टाइप का रहता है. पहला मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. नाम से ही क्लियर है कि लीनियर होना चाहिए. दैट मीन्स अपने पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो वन डायमेंशनल होना चाहिए. वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में क्या अवेलेबल है अपने लिए? वायर हो गया, रॉड्स हो गए, इस तरह की चीजें. सो लेट्स अपने पास ये रॉड है. इस रॉड की एक्चुअल लेंथ L दी गई थी इनिशियली, और इसके टेम्परेचर को अगर आपने डेल्टा T से चेंज किया है, इंक्रीज किया, हीट करने से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने से साइज बढ़ेगी. देन यूल फाइंड कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वो पूरे पोर्शन का इंक्रीमेंट होगा. तो उसको कहीं भी एक जगह दिखा सकते हैं. लेट्स से हम वन साइड दिखाते हैं. तो ये जो डेल्टा L है, दैट इज चेंज इन लेंथ. सो L इज द ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ, और डेल्टा T इज द टेम्परेचर इंक्रीमेंट. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा. सो इसको भी लिख सकते हैं कि जब किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है. शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, और डायरेक्टली लिख सकते हैं ड्यू टू हीटिंग. सो हीटिंग की वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीज करता है. सो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये डेल्टा L होगा. ये लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सभी को एक साथ अगर लिख लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, L अल्फा डेल्टा T. इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में तो आप ऐसा बोलोगे, जो इंक्रीज इन लेंथ होता है दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज के, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम अल्फा है. So alpha is behaving like a proportionality constant. So this is called linear or coefficient बोल सकते हैं, coefficient of linear thermal expansion. जनरली ये कांस्टेंट रहता है और ये पॉजिटिव वैल्यू रहता है. सो अगर ये कांस्टेंट होगा तो फिर डेल्टा L डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. मीनिंग इज दिस, अगर ये वेरिएबल होगा तो फिर हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू, अगर अल्फा को लिखना चाहें तो दिस कुड बी रिटन एज 1/L dL/dt. तो अगर एडवांस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर मेंस लेवल पे भी पूछ सकता है कि अल्फा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर अल्फा अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो कैसे बिहेव करेगा, फंक्शन ऑफ लेंथ है तो कैसे बिहेव करेगा. तो हम इस सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन को हम तब यूज करेंगे जब अल्फा कांस्टेंट रहेगा. अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन अचीव कर सकते हो जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है. तो सपोज कर लीजिए हमको लेंथ निकालना है तो हम लोग डीएल निकालेंगे, और डीएल इज गोइंग टू बी एल अल्फा डेल्टा डी और डी टी. फिर एल को इस साइड ले आएंगे. अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो. ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए. अगर अल्फा आपको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन है तो आप इसको यूज कर सकते हो. अगर अल्फा फंक्शन ऑफ लेंथ गिवन है तो फिर लेंथ को हम इस साइड लेकर के आएंगे और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आप इसको यूज कर सकते हो. सो आपको जो जनरल इक्वेशन बनाया गया वो अल्फा इज इक्वल टू ये 1/L dL/dt, उसको यूज कर सकते हो. रीशेयर स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? ओके, अगर आपने बोला है तो मैं एक बार कर देता हूँ.
आपको फिर से स्क्रीन दिख गया होगा, सो कॉपी कर लीजिए इसको, इसके बेसिस पर आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि कितना लेंथ हो गया बताइए। फाइनल लेंथ अगर आपसे पूछता है तो इंक्रीज इन लेंथ आपको पता है, ओरिजिनल आपको पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल पता चलेगा। अल्फा आपको गिवन होगा, अल्फा भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, से मटेरियल पर डिपेंड करता है। दैट मींस एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू एक पर्टिकुलर होती है। स्लाइड अगर पहला हो गया हो तो हम लोग सेकंड पर जाते हैं और दूसरा लिखते हैं एरियल और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। सो इसको हम लोग तब यूज करेंगे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे प्लेट्स होते हैं। फर्स्ट स्लाइड यू नीड, ओके मैं फर्स्ट ओपन कर दे रहा हूँ, आप इसको केयरफुली कॉपी कर लीजिए और कोई पॉइंट एक्सप्लेन कराना हो तो आप बोल सकते हो। फिर 2D पर आते हैं। चलेगा। सो सपोज कर लीजिए आपके पास डिस्क है, सो इस केस में हाँ अल्फा जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, सो अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सो अगर आपको कॉपर का रॉड दिया होगा तो कॉपर के लिए अल्फा वही रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट रहता है, अगर कोई क्वेश्चन इसको वेरिएबल देता है तो किसी का फंक्शन भी होगा, लेकिन कॉपर के लिए सेम रहेगा। सो एक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू एक ही रहती है। अच्छा इसके बाद टू डायमेंशनल पर आते हैं। अगर आपने इसको हीट अप किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो जब आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो इसका भी साइज बढ़ेगा। और इसका इंक्रीज इन साइज को अगर आप मेजर करना चाहोगे तो कौन सा क्वांटिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो आप बोलोगे उसका एरिया, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, तो कितना एरिया में एक्सपेंशन आया वो अपने को देखना होगा। ये जो बॉर्डर वाला पोर्शन है दैट इज इंक्रीज इन एरिया, दैट इज यू कैन कॉल इट द डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। और ओरिजिनल अगर इसके पास एरिया ए था या ए नॉट था, सो हम फाइनली बता सकते हैं अपने पास कितना एरिया हुआ है, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। एक बार अपने को एरिया पता चलता है देन वी कैन इजीली गो फॉर द रेडियस, की रेडियस में कितना बड़ा चेंज आया या फिर डायमीटर में क्या चेंज आया, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया बढ़ता है, जब कभी एरिया बढ़ेगा तो उसको हम लोग एरियल थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं या फिर सुपरफिशियल बोल सकते हैं। सो पॉइंट इज इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू heating of a 2D body। सो टू डायमेंशनल बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो उसके मटेरियल का कितना एरिया चेंज हो गया या इंक्रीज हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इसमें भी जो एरिया होता है, चेंज इन एरिया ओरिजिनल एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ एक कोएफिशिएंट भी आएगा यहाँ पर भी। सो ये कोएफिशिएंट को हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं। सो दिस बिकम द फॉर्मूला, ए that is original area, beta that is a coefficient of thermal expansion for aerial things, coefficient of aerial thermal expansion, वो भी आपको गिवन रहेगा। अगर आपको बीटा को अगर सेपरेटली दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, डी अपॉन डी टी, इसको आप यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे डी लगा देंगे, यहाँ पे डी लगा देंगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब कब टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, कब एरिया के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसका ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है तो डेल्टा टी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा,
फिर हमारा जो बीटा होगा हो सकता है वो डायमेंशन के साथ लिंक हो, तो फिर हम एरिया को यहाँ रख करके इंटीग्रेट करेंगे। और अगर वो बीटा को टेम्परेचर का फंक्शन दिया गया तो टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। सो यहाँ से अपने को बीटा के बारे में पता चल जाएगा और फाइनली कितना आने वाला है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि रेडियस में कितना चेंज हुआ है, तो जो डी ए है वो बेसिकली डेल्टा ए के बराबर आप समझ सकते हो। और आप जानते हो कि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मैं आपको जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि किस तरह से यूज करोगे आप इसको। दोनों तरफ लॉग लेकर के जो अपने एरर्स वाले मेथड में लर्न किया था, तो ये बनेगा डी ए, और बेसिकली आप ऐसा लिखोगे एल एन ए is equal to ln pi plus 2 times ln r. Now differentiate, so you'll get dA upon A is equal to, ये 0 हो जाएगा, ये 2 times dr by r. So point is कि जो डेल्टा A by A होगा वो स्मॉलर चेंजेस के लिए 2 times डेल्टा रेडियस बाई रेडियस हो जाएगा, which is also equal to 2 times डेल्टा D by D, डायमीटर के टर्म में हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो रेडियस में चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज है, वही डायमीटर में फ्रैक्शनल चेंज आता है। तो इन पॉइंट्स को भी साथ में याद रख सकते हो। तो कई बार क्या करेगा, वो रेडियस के चेंज के बारे में पूछेगा, आप एरियल कैलकुलेट करोगे, फिर रेडियस से लिंक कर सकते हो या फिर डायमीटर से भी लिंक कर सकते हो। तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी का थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से हो रहा होता है उसके बारे में बात कर सकते हो। कॉपी कर लीजिए, मैं लास्ट स्लाइड को फिर से अभी दिखा देता हूँ आपको, और एक बार आप डन करें तो फिर हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करेंगे जो कि वॉल्यूमेट्रिक है। Let's come to the third one. Volumetric thermal expansion. ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया आपका, क्यूब हो गया और कोन हो गया, इस तरह से जो बॉडीज होती हैं। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम के बारे में बात करेगा ये। इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हीट करने से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आता है, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है और हीटिंग की वजह से, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बन गया। रूल क्या रहेगा, अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, एक कांस्टेंट आएगा और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। सो फॉर्मूला गोस सिमिलर वे, जहाँ पर V ओरिजिनल वॉल्यूम है, गामा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वॉल्यूम के लिए, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है। ये जो सिंबल्स मैं लिख रहा हूँ, होपफुली आप उसको समझ पा रहे हो, और आप चाहो तो उनको डिटेल में लिख भी सकते हो। सो मैं गामा के बारे में लिखता हूँ, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, कैसे भी आप लिखें चलेगा। सो गामा की वैल्यू भी आपको दिया होगी, और अगर आप कभी गामा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v dv/dt। तो इस तरह से भी गामा को आप लिस्ट कर सकते हो। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्लस एडिशनल, सो इससे आप फाइनल बता सकते हो। वॉल्यूम पता होगा तो फिर हम रेडियस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर स्फीयर है तो 3 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर क्यूब होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज में 3 टाइम्स रेडियस आ जाएगा। और अगर सिलेंडर है तो अकॉर्डिंगली आपको बात करना होगा, कोन है तो अकॉर्डिंगली बात करना होगा। So all the 3 definitions, they go a similar way. इसके बाद में ये जो अल्फा बीटा गामा होता है उसमें आपस में लिंक होता है। यस, Can you show the previous slide, please? here it is. इनकेस आप ऑब्जर्व करो देन यू विल रियलाइज कि वो सब सीक्वेंस में चल रहा है, जैसा लेंथ के साथ है, सिमिलर टाइप के एरिया के साथ है, सिमिलर टाइप का वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम को हम लोग तब यूज करेंगे जब 3 डायमेंशनल बॉडीज होंगी, 3D Yes, sir. बॉडीज।
Next we can write a relation among or between, मैं बिट भी लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा एंड गामा. सो अल्फा बीटा गामा किसी एक मटेरियल के लिए आपस में लिंक होते हैं. किस तरह से लिंक होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर अ गिवन आइसोट्रॉपिक मटेरियल सब आपके पास अगर एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि सभी डायमेंशंस में या सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में उस वो सिमिलर तरीके से बिहेव करता है. मीनिंग है इसकी, सपोज कर लीजिए अगर मैं एक क्यूब बनाता हूँ, सो इस क्यूब में आप पाओगे कि मटेरियल जो है वो 3 डायमेंशन में है. एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, और न केवल एक्स वाई जेड बल्कि वो 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो अगर जिस तरह से इसकी प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस में चेंज होती है, अगर सिमिलर वे पे वाई एक्सिस पे चेंज होती है, सिमिलर वे पे जेड एक्सिस पे चेंज होती है, सो इन ऑल द 3 डायरेक्शंस अगर ये सिमिलरली बिहेव करता है मटेरियल, तो उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं. सो दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होती है वो सभी डायरेक्शंस में सेम रहती है. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक्स डायरेक्शन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, वाई डायरेक्शन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जेड डायरेक्शन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं. जब हम मटेरियल के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मटेरियल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे उसकी डेंसिटी हो गया, जैसे उसका अल्फा बीटा गामा हो गया, या फिर उसका रेजिस्टिविटी हो गया, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, अगर वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है तो हम उसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं. और जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे जाने के बाद वो बदलती है. जैसे अगर आप एक्स डायरेक्शन में जाओ तो डेंसिटी किसी और तरीके से बदल रही है, वाई डायरेक्शन में किसी और तरह से, जेड डायरेक्शन में और भी तरह से बिहेवियर है उसका, या फिर उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला से गिवन है, तो फिर हम उसको नॉन आइसोट्रोपिक कंडीशन में रखते हैं. तो आइसोट्रोपिक एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है, और हम लोग इसी को एज्यूम करके चलते हैं. और प्रैक्टिकल में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. तो अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो इसका एक्स डायमेंशन का एक्सपेंशन, वाई डायमेंशन का एक्सपेंशन, जेड डायमेंशन का एक्सपेंशन सेम रहने वाला है. तो हम लोग ये बोलेंगे कि जनरली सपोज करिए अगर ये मटेरियल हमारा कोई भी होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो लीनियर एक्सपेंशन है एक्स डायरेक्शन के लिए वो अल्फा 1 है, वाई डायरेक्शन के लिए अल्फा 2 है, जेड डायरेक्शन के लिए अल्फा 3 है. So alpha 1, alpha 2, alpha 3, they are the linear thermal expansion coefficients for corresponding directions x, y and z. अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो आप पाओगे कि अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 और अल्फा 3 के बराबर आएगी. सो अगर ये सभी डायरेक्शन में सेम बिहेव करता है तो आइसोट्रॉपिक है. इसका मतलब मैंने आइसोट्रॉपिक को मैथमेटिकली बताने की कोशिश की है. और अगर इन सब की वैल्यू अल्फा के बराबर है तो हम बोलेंगे कि जितना ये एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में करेगा, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में करेगा, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में करेगा, डिपेंड अपॉन की लेंथ क्या है. तो सबके लिए अल्फा बराबर रहने वाला है. तो इस केस में आप पाओगे कि जो बीटा की वैल्यू आती है, तो बीटा की वैल्यू ट्वाइस अल्फा के बराबर आएगी, और गामा की जो वैल्यू आएगी वो थ्राइस अल्फा के बराबर आएगी. सो यू विल फाइंड कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का जो रेशियो आएगा वो 1:2:3 आ जाएगा. अगर नॉन आइसोटॉपिक मटेरियल होगा तो फिर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 दे मे नॉट बी इक्वल. सो अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम जिसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसको लिखेंगे. तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल. अपने को कैसे समझना है कि एग्जाम में या क्वेश्चन में कि वो आइसोट्रॉपिक है या नॉन आइसोट्रॉपिक है, उसकी वैल्यूज को देख करके आप पता समझ जाएंगे. अगर उसने अल्फा दिया है, एक ही वैल्यू दी है, तो इसका मतलब वो आइसोट्रॉपिक कंसीडर कर रहा है, तो उसको आपको यूज कर लेना है. अगर वो अल्फा 1, अल्फा 2 करके देता है, इसका मतलब है कि वो नॉन आइसोट्रॉपिक की बात कर रहा है. सो कई बार वो आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक जैसे वर्ड नहीं यूज करेगा, बट स्टिल यू कैन थिंक ऑफ कि कौन सी कैटेगरी पे जा रहा है. सो इस केस में अल्फा 1 एक्स की बात करेगा, अल्फा 2 वाई डायरेक्शन में करेगा, अल्फा 3 जेड डायरेक्शन में करेगा.
सिमिलरली आप पाओगे इनके बीटास भी अलग अलग होंगे, अलग अलग सरफेस का बीटा अलग अलग होगा। जैसे कि मैं इनका नाम दे देता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट का नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम बी है, दैट इज सी, दैट इज डी, दैट इज ई, एफ एंड जी, और लास्टली यहाँ पर एक एच है। सो कौन सा आप सरफेस पकड़ रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आपको बीटा लिखना होगा। तो आप पाओगे कि फॉर, अगर हम लोग सरफेस लेते हैं, सरफेस ए बी ई एफ, सो अगर सरफेस ए बी ई एफ इसके एरियाज में चेंज को आप काउंट करना चाहते हो, सो इसके लिए जो बीटा आएगा, सो बीटा विल बी, आपको देखना होगा कि ये जो सरफेस बन रहा है जो मैंने शेड किया अभी, इस सरफेस में कौन कौन सी दो डायमेंशन है जो बढ़ने वाली हैं। एक एक्स डायरेक्शन की बढ़ने वाली है, दूसरा जेड डायरेक्शन की बढ़ने वाली है। तो इसमें अल्फा 1 का रोल आएगा और अल्फा 3 का रोल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज गोइंग टू बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। So beta will be written corresponding to the surface that we are taking. So we need to see what are the dimensions that are used for that area. Similarly, अगर किसी और को यूज करना हो तो आप बता दोगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर अपने को ये जो ग्रीन कलर का मैंने शेड किया टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के लिए अगर कोई बीटा आपसे डिमांड करता है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर दैट, बीटा ऑफ द टॉप सरफेस। सो आपको देखना होगा कि वो कौन कौन सी डायमेंशंस को इंक्रीज कराने वाला लीनियर से लिंक्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग आप टॉप सरफेस का बीटा बता सकते हो। So surface EFGD, that will be expanding along x direction as well as along y direction. So ये 1 और 2 को लेने वाला है, then you'll find कि 1 और 2 के corresponding आप इसका आंसर दे दोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। गुड, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से आप उसका आंसर कर दोगे। ना वॉल्यूमेट्रिक में आने के बाद क्या बोलोगे इसका, इसके तो अल्फा बीटा आप गामा आपको पता चल गया, हर सरफेस का बीटा अलग अलग आएगा। फिर आप गामा के बारे में बात करने वाले हो, गामा, तो गामा में तीनों डायमेंशंस आएंगे, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। सो दैट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। सो फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल यू विल फाइंड कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का हम सम कर देंगे तो गामा वॉल्यूमेट्रिक पार्ट पता चल जाएगा, सरफेस भी निकाल सकते हैं। और इंडिविजुअल और आइसोट्रोपिक केस में 1 to 3 के रेशियो में फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। एक मटेरियल के ये डायमेंशंस के करस्पॉन्डिंग ये आपस में लिंक रहते हैं। और अगर आपको नॉन आइसोटॉपिक पता है तो आइसोटॉपिक समझ में आ जाएगा, वो बेसिकली उसी का ऐड है। तो जब बीटा क्या था बेसिकली या तो अल्फा 1 अल्फा 2 रहा होगा, या फिर अल्फा 2 अल्फा 3 रहा होगा, या फिर अल्फा 3 अल्फा 1 रहा होगा। सो सबके लिए अल्फा अल्फा बराबर था इसलिए 2 हो गया। और गामा भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग रहा होगा, सो वो 3 अल्फा के बराबर होगा। इस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। कैन यू फाइंड इट्स रेशियो, हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। इसके नॉन आइसोटॉपिक में रेशियो निकालने के लिए फिर आपको ये पता होना चाहिए किस सरफेस का बीटा ले रहे हैं, अल्फा और बीटा गामा क्या है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है। तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पता हो तो हम रेशियो बता सकते हैं। तो ये जो रेशियो 1:2:3 है वो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए है। नॉन आइसोटॉपिक मटेरियल के लिए वो डिपेंड करता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज क्या है। हाँ, अगर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज पता होंगे, देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कि बीटा कितना होगा, देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कि गामा कितना होगा। और अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता चलता है, देन यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ इट। ओके, एक एग्जांपल भी आपको बता देते, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बताना है बेसिकली। सपोज कर लिया आपसे बोलते हैं कि आपके पास एक ये डिस्क है, उस डिस्क से आपने क्या किया, एक छोटा सा डिस्क को रिमूव कर दिया है। फिर आपसे पूछता है कि इसके साथ क्या होने वाला है वो अपने को बताना है। So let me write like this. If the disk with cavity, एग्जाम में भी आ चुका है और अब में से कई लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। If the disk with cavity is heated, then what happens to the radius of cavity?
रेडियस ऑफ कैविटी के साथ क्या होता है ये आपसे पूछेगा। रेडियस ऑफ कैविटी इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वही रहेगा जो पहले था, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। इंक्रीजेस, बी ऑप्शन दे सकता है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, डी एनीथिंग पॉसिबल, सो इंक्रीजेस, बी ऑप्शन भी आ रहा है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। सो हाँ, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आप गलत आंसर दे जाए। सो उसके लिए रूल क्या रहता है कि जो एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होता है जिस तरह से हम लोग फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट करते हैं। जैसे कि आप किसी पिक्चर को जूम करते हो, तो थर्मल एक्सपेंशन भी एग्जैक्टली उसी तरह से होता है। दैट मींस एंटायर स्टफ इज गोइंग टू बी एनलार्ज्ड। तो उसके लिए ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन occurs as photographic enlargement. फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब हुआ एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बॉडी ग्रोज इन साइज। तो ये जो कैविटी है वो भी बड़ी हो जाएगी। सो कैविटी ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो हम ये नहीं बोलेंगे डिक्रीज करेगा, रादर हम बोलेंगे इंक्रीज करेगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो डिक्रीज करेगा, लेकिन अब इसको याद रख लीजिए, इट इज लाइक फोटोग्राफिक enlargement. So all the aspects of the dimensions of body they grow. फिर कितना ग्रो करेंगे? सो अकॉर्डिंगली इस कैविटी के लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। बिल्कुल लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ द कैविटी लिखिए, बीटा आपको दिया जाएगा, डेल्टा टी दिया जाएगा, चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना एरिया में चेंज आएगा कैविटी का वो भी निकाल सकते हैं। सो कैविटी के लिए भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, पूरी बॉडी के लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सो सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर कैविटी एज वेल। सो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो जनरली इस पे क्वेश्चन बेस्ड रहेगा और आप इसको इजीली हैंडल कर पाओगे। अल्फा बीटा गामा दिया जाएगा, टेम्परेचर के बारे में बताया जाएगा, उसको आप यूज करके बता सकते हो। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स अपने पास एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और ये कंप्लीटली फिल्ड है। लिक्विड के लिए गामा ऑफ लिक्विड दिया गया। यहाँ पर गामा का मतलब हुआ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये वो गामा नहीं है जो कभी आपने पीवी रेस्ट पर गामा देखा था। और ये जो कंटेनर है, कंटेनर का थिकनेस बहुत कम है और इसका गामा 80 है। दोनों आपको दिया गया और ये कंप्लीटली फिल्ड है। फिर इसके बाद आप हीट करते हो, तो हीट करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा वो अपने को बताना है। सो क्वेश्चन कुछ मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ the system is heated, then what happens to the level of liquid? Level of liquid. अच्छा, मैंने इसको पूरा भर दिया था तो यहाँ लेवल का मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पर ये आएगा इंक्रीज कितना होगा, ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं।
तो लेवल हमको चेक, अगर ये ऊपर बढ़ रहा होगा तो बढ़ जाएगा लेवल, नीचे जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली फिल होगा तो उसको लिंक कर सकता है, ओवरफ्लो करेगा या फिर रिसीड कर जाएगा। उस तरह से लैंग्वेज बोली जा सकती है। सो अपने पास ऑप्शंस क्या है? वही 4 ऑप्शंस है, मैं दे दे रहा हूँ, आपको सोच करके आंसर देना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेवल इंक्रीज कर जाएगा, लेवल डिक्रीज कर जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम लेवल रहेगा, नो चेंज आएगा, और एनी इज पॉसिबल। It will depend on value of gamma goal. इवेपोरेशन को काउंट नहीं करना है, तो मैं एक सही आपने बोला, बेसिकली वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो एनी की जगह डिपेंड्स। तो ये डिपेंड्स का मतलब जनरल टर्म लिख दिया। एनी लिखा होता तब आप एनी भी बोल सकते थे। तो डिपेंड्स का मतलब डिपेंड करेगा, बिल्कुल। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा एक्सपेंड करता है। अगर आपने इसको हीट दिया, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इट, देन यू विल फाइंड कि कंटेनर एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। जो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। सो फिर अपने पास क्या ऑप्शंस होंगे? इफ gamma of liquid is more than gamma of container, that means liquid का expansion ज्यादा होता है as compared to container, क्योंकि हम जानते हैं जिसका गामा ज्यादा होगा उसमें डेल्टा वी ज्यादा आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या था? डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम दोनों का वही है, डेल्टा टी टेम्परेचर वही जा रहे हैं, तो जिसका गामा ज्यादा आएगा उसमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा भी आएगा। समझ सकते हो? तो अगर ये कंडीशन दिया होता कि लिक्विड का गामा ज्यादा है कंटेनर से, तो हम बोलेंगे कि लेवल इंक्रीज करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम बोलेंगे देन लेवल इंक्रीजेस। लेकिन अगर कंटेनर का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है तो कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, लिक्विड कम एक्सपेंड करेगा, तो रिलेटिवली डाउन साइड आ जाएगा। सो देन लेवल डिक्रीजेस। एंड अगर दोनों के बराबर रहते हैं उस केस में नो चेंज। फिर आगे चल करके वो न्यूमेरिकल इक्वेशन देना स्टार्ट करेगा एंड देन बोलेगा कि बताइए क्या चल रहा है, लाइक कि कितना अमाउंट से जा रहा है चेंज, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में बात कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि रिलेटिव गामा को कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, कितना रिलेटिव चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो उसके लिए रिलेटिव गामा को कैलकुलेट कर लिया। रिलेटिव गामा का मतलब हुआ गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। सो अगर मैं इसी पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि जिस तरह से हम लोग रिलेटिव वाले मोशन में लिखा करते थे, तो डेल्टा वी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो गामा भी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर होनी चाहिए। सो कंटेनर के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमको लेवल पता करने का मतलब क्या होता है, हम कंटेनर के रिस्पेक्ट में बात कर पाते हैं। सो अगर कंटेनर के रिस्पेक्ट में लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, तो उसी वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए आप इनिशियल वॉल्यूम ले सकते हो, डेल्टा डी जो दिया गया वो ले सकते हो, और गामा ऑफ लिक्विड रिस्पेक्ट टू कंटेनर का मतलब हुआ गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, इसको यूज कर सकते हो। तो ये छोटा सा पॉइंट हो गया। बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चल जाएगा। अगर गामा लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर ज्यादा आता है, यानी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हुआ लिक्विड का गामा ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विड लेवल राइज कर रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट केस की कहानी है। अगर ये नेगेटिव आता है तो सेकंड केस की कहानी है, जीरो आता है तो लास्ट केस की कहानी है। तो इसको हम यहाँ पे साथ साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर इज पॉजिटिव। सेकेंड केस का क्या मतलब हुआ? लिक्विड ऑफ गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर इज नेगेटिव। और थर्ड केस का मीनिंग है कि ये जो रिलेटिव वैल्यू है दैट इज जीरो।
अब आपको दोनों वैल्यूज देगा, यहाँ से रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू रखेंगे, तो ये बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम में कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। उसके अकॉर्डिंग फिर एरिया से डिवाइड करके हम बता सकते हैं हाइट कितनी बड़ी है और हाइट कितनी कम हुई है, जो भी है वो बताया जा सकता है। गुड टू नो। सो इस तरह से हम डील कर सकते हैं क्वेश्चंस को रिलेटिव यूज करके। सो ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कुछ आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमेरिकल मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया कैसे डील करना होता है, और न्यूमेरिकल के लिए सिंपली उनकी वैल्यूज दी जाएंगी, आप उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नए टॉपिक पर, और जो भी एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। कई बार हम लोग हीट ट्रांसफर को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हीट ट्रांसफर को हीट के साथ ही कंसिडर कर ले रहा हूँ, तो इससे हीट वाले स्टफ जितना है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हीट से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं वो हीट इटसेल्फ रहता है, टेम्परेचर रहता है, हीट टेम्परेचर का लिंकेजेस यानी उनके आपस में क्या रिलेशन है जो आपने हीटिंग कर्व में देखा, एंड देन थर्मल एक्सपेंशन होता है, कैलोरीमेट्री होती है, मिक्सिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। एंड ये हीट ट्रांसफर है, ये खास इंपॉर्टेंस का है, और इस पर एक क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन किसी भी टेस्ट एग्जाम में जरूर आता है। नाउ हीट ट्रांसफर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको पिछले से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या किया आज हम लोगों ने। थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसका फॉर्मुलेशन, एरियल सिमिलर टाइप, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम को लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट आने वाला है, आपस में लिंकेजेस क्या होते हैं तीनों में, तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आइसोट्रॉपिक है, अल्फा 1 अल्फा 2 देता है तो नॉन आइसोट्रॉपिक है। एरियल कैसे निकालेंगे, वो एरिया आपको वॉच करना होगा। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होता है, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रिलेटिव गामा को हम कैलकुलेट करके वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि लिक्विड लेवल पे क्या जाने वाला है। एंड देन वी आर कमिंग टू दिस हीट ट्रांसफर। नाम से ही क्लियर है, हीट का ट्रांसफर होना। तो हीट का ट्रांसफर जो है वो किस तरह से कितने मोड से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके फॉर्मूलाज भी बनाने वाले हैं। सो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। सो जब हीट ट्रांसफर होगा उसी को हीट ट्रांसफर बोलेंगे। सो दैट मीन्स इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू राइट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो कौन कौन से मोड्स पर होता है। हीट ट्रांसफर का बेसिकली ये मीनिंग है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हीट जाना है। अगर अपने पास क्यू यहाँ पर है फर्स्ट लोकेशन पे, और आप इसको बी पर ले जाना चाहते हो, सो ए से बी ये जब ट्रांसफर होगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितने टाइम में हीट यहाँ से वहां तक जा सकता है। जैसे हम लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते रहे कि पार्टिकल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाएगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ मूवमेंट, दैट इज वेलोसिटी, rate of movement, that is acceleration. Similarly same thing, similar things हमको हीट के बारे में पढ़ना है कि हीट कितने टाइम पे चलती है, कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करती है, कितने अमाउंट तक ट्रांसफर होती है, वो सारी बातें। सो अगर इसको लिखना ही है तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one location to another. So, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में किस तरह से ट्रांसफर होती है उसके बारे में बात करना। Now, then we need to know कि modes of transfer क्या होते हैं और type of heat transfer. So there are three important types or three types of heat transfer or modes of heat transfer. आपने इनको कभी सुना होगा, आज उनको डिटेल में आप लर्न करोगे, उनके फॉर्मूलाज भी लर्न करोगे। तो जो फर्स्ट है
that is called conduction of heat. Second is going to be convection of heat. And third is going to be radiation. So conduction, convection, and radiation, these are the three modes of heat transfer. तीनों के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, तीनों के अपने स्टोरीज हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, और तीनों पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली क्वेश्चंस जो आता है वो रेडिएशन पर आता है और कंडक्शन पर आता है. कन्वेक्शन मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी रिलेटेड आता है. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कंडक्शन में. रेडिएशन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. तो जनरली हीट का मतलब क्वेश्चंस जो है कंडक्शन या रेडिएशन से रहता है. एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और क्विकली पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट इज कंडक्शन, तो उसको हीटिंग डाल सकते हैं. कंडक्शन ऑफ हीट. इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या फॉर्मुलेशन वो देखेंगे. एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो प्रैक्टिकली आप देखते हो. सपोज कर लीजिए आप एक रॉड लेते हो मेटल का. ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो और आपने कई बार किया भी होगा. और इसको फर्नेस पे रख दो या फिर बर्नर से या फिर हीट किसी तरह से इसको हीट करो इसके एक एंड को. तो अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे एंड को आप पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड द हीटिंग रेट आपको टाइम लगेगा कुछ. उसके बाद आपके हैंड को कुछ वार्म फील होना स्टार्ट हो जाएगा. इमीडिएटली वार्म फील नहीं होगा. अगर आपने मेटालिक रॉड लिया लेट से आयरन का और फर्नेस में रखा, तो जब आप रखोगे तो उस समय आपको इसका कंफर्टेबल टेम्परेचर लगेगा. स्लोली स्लोली आप पाओगे कि जिस जिस एंड पर आपने पकड़ रखा वहां पर आपको गर्म महसूस होना स्टार्ट होगा. और ओवर द टाइम ये जो वार्मनेस है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा. सो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि यहाँ पर जब आप गर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही होती है, हीट क्यू. और ये जो हीट है वो इस पे मूव कर रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है. और वो किसी बी लोकेशन से ए लोकेशन पे पहुंच जाती है. So इस तरह से heat is being transferred from one location to another location. That means this is a process of heat transfer, and it is transferring through the material. यानी रॉड से होके जा रही है. वो बात अलग है कि आप फर्नेस बहुत ज्यादा गर्म होगा तो हो सकता है आपको डायरेक्टली गर्मी महसूस हो, वो एक दूसरी स्टोरी है, वो रेडिएशन में आएगा. लेकिन जो रॉड के थ्रू गर्म हो रहा है, सो दैट्स कॉल्ड कंडक्शन. सो कंडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? मटेरियल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और मटेरियल से होकर के चलती है. किस तरह से चलता है हीट का ट्रांसफर वो भी मैं समझा देता हूँ, फिर लिखा दूंगा. इस पे जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं. रॉड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहे होंगे. जब आप हीट करते हो तो वाइब्रेट करना फास्टर कर देते हैं, लार्जर एम्पलीट्यूड से करते हैं, फास्ट करते हैं. और जब उनका फास्टर वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है तो कोलिजन्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं. जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होने लगते हैं तो हर कोलिजन में हीट प्रोड्यूस होती है. आप जानते हो कि अगर वो इलास्टिक नहीं है तो हीट प्रोड्यूस करता है. तो हीट प्रोड्यूस करता है तो वो यहाँ का जो हीट है वो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को हीट दे देगा. वो अगले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, उसको हीट देगा. वो फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, उसको हीट देगा. और अगले मॉलिक्यूल को, बेसिकली कोलिजन से होते हुए हीट आगे ट्रांसफर होती रहती है. So heat transfer is through a medium in which the particles are rigidly bound and they are colliding with each other. Hence, they are transferring heat from one location to another location. अगर ऐसा चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे that is conduction of heat. इस प्रोसेस में आप देखोगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लोकेशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं. जैसे आपने वेव में देखा था, यहाँ पर जो बी पार्टिकल था बी लोकेशन पर, वो ए लोकेशन पर नहीं गया. So particle itself are not moving. Medium particles, they are not moving, but they are vibrating. Due to vibration, they are transferring heat, and that heat is propagating or moving from one location to another location. ये मैं इतना डिटेल में इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कई बार वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो कंडक्शन के लिए जो 2-3 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, मीडियम का रिक्वायरमेंट होना. दूसरा, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से हीट का ट्रांसफर होना. तीसरा,
मॉलिक्यूल्स का खुद ट्रांसफर ना होना। सो इन पॉइंट्स के बेसिस पे जब हीट ट्रांसफर होगा देन वी विल कॉल इट एज अ कंडक्शन। मैं लिख देता हूँ इसको using a black color. So conduction of heat can be written like this: when heat transfer takes place due to collision of medium particles such that medium particles do not move। जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ do not move, इसका मतलब ये हुआ कि they are vibrating only, they are not changing their position, such that medium particles do not move. Then it is known as conduction of heat। इसी को लोग कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन और क्रक्स पॉइंट को जरूर याद रखिए। व्हाट आर द क्रक्स पॉइंट? देयर हैज टू बी अ मीडियम, देयर हैज टू बी कोलिजन अमंग पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स शुड नॉट मूव इन नटशेल। सो और रॉड जा वाला एग्जांपल आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि जो हीट ट्रांसफर है डेल्टा क्यू है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। कुछ ऑब्वियस चीजें हैं जो आप लिंक कर सकते हो। ये डेल्टा क्यू सपोज कर लीजिए डेल्टा टी टाइम में ट्रैवल करता है बी से ए तक। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहलाएगा। ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कुछ बातों पे डिपेंड करेगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपने एक रॉड लिया जो काफी लेंथ का है और एक दूसरा रॉड लिया जो कम लेंथ का है, तो आप पाओगे जो स्मॉलर लेंथ का रॉड था उस पर आपको जल्दी हीटिंग फील हो जाएगी या जल्दी वार्मनेस फील करेगा। जो लॉन्ग लेंथ का रॉड रहा होगा उस पर देर से आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो फास्टर होगा और स्लोअर होगा डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। तो इसका मतलब ये लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ये जो इसका एरिया रहा होगा, अगर ये सर्कुलर रॉड है तो कुछ ऐसा सर्कुलर एरिया रहा होगा। सो ए फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया। आप ये भी कॉमन सेंस से और प्रैक्टिकल सेंस से कंफर्म कर सकते हो कि अगर आपने रॉड लिया है ज्यादा डायमीटर का है, बिगर डायमीटर का है, तो आपको वार्मनेस जल्दी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर थिन लिया है तो आपको वार्मनेस टाइम के साथ फील करेगा, थोड़ा लेट से फील करेगा। इसका मतलब है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मोर द एरिया फास्टर द हीट ट्रांसफर। साथ ही साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस मटेरियल का रॉड लिया है आपने। अगर आप वुड का लोगे तो वुड में आपको काफी देर बाद हीट को वार्मनेस फील करेगा। लेकिन अगर आपने आयरन का लिया तो जल्दी हो जाएगा, यानी किसी मेटल का लोगे तो जल्दी होगा। मेटल्स में भी डिफरेंस रहता है। इसका मतलब है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन बातों पर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि किस रेट से आपको हीट आ रहा है। दैट मीन्स बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना है और ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना है। इनफैक्ट बी और ए पॉइंट के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो फास्टर आएगा, कम टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो स्लोअर आएगा। तो अगर ये पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया उसे आप कॉमन सेंस से लिंक कर पाते हो तो इसको प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सिमिलर टाइप का एक पिक्चर बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और लेट से ये T2 पॉइंट है, टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है और हीट T2 से T1 की तरफ आ रही है डेल्टा क्यू, और ये डेल्टा टी टाइम में ट्रैवल करती है। इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन पता है, इसका लेंथ L दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से A दिया गया है।
नाउ हम ये मान के चल रहे हैं T2 बड़ा है T1 से, सो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये जा रहा है। हीट किस तरह चलती है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। हीट ट्रेवल्स और हीट ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये छोटा सा पॉइंट है, अभी आ गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ। हीट, show the previous slide once. ओके मैं अभी शो करता हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम higher temperature towards lower temperature। ये जनरल पॉइंट है और ऑब्वियस भी होगा आपके लिए, और नहीं है तो इसको ऑब्वियस बनाना है इसके बाद, कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट ट्रांसफर करता है नेचुरली। फोर्सफुली आपको ट्रांसफर कराना होता है तो फिर हम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ले जाते हैं। सो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये नेचुरली ट्रांसफर कर रहा होता है। कितने अमाउंट से ट्रांसफर करेगा उसके बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, प्रीवियस स्लाइड आपके पास है ये, क्विकली जो भी आपको देखना था। If you are done with, let me know. Yes sir. Now, अभी हमने आपको बताया कि जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, this is going to be known as rate of heat transfer. किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ कोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसी को कई बार हम लोग थर्मल करंट भी बोल देते हैं, थर्मल करंट। सो अगर आपसे थर्मल करंट पूछता है, इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहे हैं ना। इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एवरेज वैल्यूज के लिए। सारे लैंग्वेज जो है उस तरह से चल रही है जो आपने काइनेमेटिक्स या उससे पहले पढ़ी हुई थी। सो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एग्जैक्टली सिमिलर फैशन पे। यही जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, जो हम लोगों ने अभी बात की। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। higher the cross sectional area, faster it is going to be. ये जो rate of heat transfer है, that depends on the temperature difference T2 minus T1. More the temperature difference, faster it is going to be heat transfer. और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता, अंडर रूट पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ ये लेंथ पर डिपेंड करता है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने देखा था लेंथ ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर का रेट जो है वो स्लो हो जाता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये T2 माइनस T1 कांस्टेंट कब रहेगा? जब T2 कांस्टेंट रहेगा, T1 कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ से कोई हीट आ रही होगी और यहाँ से निकल जा रही होगी, तो जितना हीट आ रहा है वो फ्लो करके चला जा रहा है। तो जब सभी पॉइंट के टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो कहते हैं। सो अभी हम लोग जो लिखने वाले हैं वो स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए लिखने वाले हैं। So for steady state flow of heat, we can write, ये सारा कुछ for steady state flow of heat के लिए लिखा हुआ है। So डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कुछ इस तरह आएगी, प्रोपोर्शनल टू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना पड़ेगा। सो ये बनेगा k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L। ये फाइनल फार्मूला बनता है। सो कंडक्शन में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर, दैट मींस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is equal to k, which is a constant, a which is a cross sectional area, T2 minus T1 which is the temperature difference, L which is the length of the linear object। k constant है तो k का क्या नाम होगा वो बता देता हूँ। k is known as constant of proportionality, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल प्रॉपर्टी है, कॉपी कर लीजिए। के आपको बताया जाएगा, ए एल बताया जाएगा, T2 माइनस T1 हम लोग पता कर लेंगे अगर टेम्परेचर गिवन है, तो ये स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए हो जाएगा। ये स्टेडी स्टेट फ्लो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ, सो दैट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको समझा पाएंगे कि क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। और मोस्टली हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्विकली आप कॉपी कीजिए और समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट्स मैंने बोला है, और सिंबल्स जो है उनका क्या मीनिंग जा रहा है, थर्मल करंट क्या इंडिकेट कर रहा है, के क्या है, ए क्या है, काफी यूजुअल टर्म्स है जैसे ए और एल, टेम्परेचर्स भी यूजुअली है कि एक नया टर्म आया होगा आपके लिए। ओके अगर हम लोग आगे बढ़े तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अभी फिर से मैं फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ किसी रॉड का या फिर लीनियर ऑब्जेक्ट का, और लेट्स से T2 हायर टेम्परेचर था, T1 लोअर टेम्परेचर था, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक चलेगी डेल्टा Q, और डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q पास करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट का मीनिंग ये होता है कि जो T1 है इस एंड का टेम्परेचर वो T1 रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। T2 भी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। इनफैक्ट किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है तो उस पॉइंट का टेम्परेचर, हाँ मैं स्टेडी स्टेट के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर टेम्परेचर T है तो ये जो टेम्परेचर T है ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको स्टेडी स्टेट फ्लो कहते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए, स्टेडी स्टेट फ्लो मीन्स, और ऐसा लिख देते हैं, it occurs when temperature at any point remain constant. So अगर किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, किसी मतलब किसी भी पॉइंट को आप देखें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलेंगे। मीनिंग क्या है? मीनिंग मैं आपको बताता कि टेम्परेचर हर पॉइंट का जितना होना था वो फिक्स हो चुका है, और जो हीट आ रही है वही हीट निकल के जा रही है। सो इसका मतलब हीट इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड। ऐसा तभी हो सकता है जब आप पाओगे कि ये जो डेल्टा क्यू है उसको कहीं से आना होगा और फाइनली उसको कहीं जाना होगा। सो जितना हीट आ रहा है वो इसको क्रॉस करके निकल जा रहा है, और इस बॉडी के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं है। T2 बड़ा है, T1 छोटा है। जैसे ही हम T2 से T1 की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है, बट एट एनी लोकेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो अगर किसी एक लोकेशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर लोकेशन के साथ बदलता रहता है तो फिर हम बोलेंगे कि दैट इज द केस ऑफ स्टेडी स्टेट फ्लो। और उसी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला आपको बताया गया। नॉन स्टेडी स्टेट के लिए क्या लगाएंगे उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, वो थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सो उससे कम क्वेश्चन पूछता है, बट एडवांस जैसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या क्या पूछ सकता है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। सो स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू। अभी हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो पर ही हैं, नॉन स्टेडी स्टेट पर आएंगे अभी। सो अपने पास आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू के ए T2 माइनस T1 अपॉन एल। जनरली हम लोग इसको रीराइट कर लेते हैं, ये ऐसा बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई एल अपॉन के ए। ये एल अपॉन के ए बार बार रिपीट करता है तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं आर, और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई आर, जहां पर आर का मतलब क्या हुआ? वेयर
R is a number known as L upon K. So R डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द रॉड पर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड पर और मटेरियल ऑफ द रॉड पर. सो अगर मटेरियल बदलेगा, लेंथ बदलेगा, एरिया बदलेगा और इसके कॉम्बिनेशंस बदलेंगे तो आर की वैल्यू बदलेगी. आर को हम एक नाम दे देते हैं. आर इज नॉट नेम्ड एज अ थर्मल रेजिस्टेंस. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का एक नाम दिया गया था थर्मल करंट, और आर इज अ थर्मल रेजिस्टेंस. तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, अगर इसको आई से लिखें तो आई इज इक्वल टू T2 minus T1, that is delta T, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. इस फॉर्मूले को देखोगे तो ओम्स लॉ जो आपने कभी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है. आप वहां पे लिखते हो I इज इक्वल टू V बाई आर. V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर. ये आप यूज करते हो करंट के टाइम पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा. सो इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. सिमिलरली थर्मल करंट को ड्राइव करता है टेम्परेचर डिफरेंस. तो थर्मल करंट तभी आएगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा. इन द सिमिलर मैनर जो इलेक्ट्रिक करंट तभी आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. और इसका रेजिस्टेंस थर्मल वाला यूज करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हैं. इनफैक्ट रेजिस्टेंस का भी आप देखोगे तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम जाता है. मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ सो दैट कि रिटेन करके रख सकते हैं. ये एनालॉगी है. और यहाँ पर आर अगर आपको याद हो तो आर की वैल्यू हम लोग लिखते थे रो एल अपॉन ए, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी होता है. रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है. तो आप पाओगे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, जहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है 1 बाई रो. सो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, आप पाओगे एग्जैक्टली सिमिलर है थर्मल रेजिस्टेंस का भी. इस पे भी लेंथ आता है, इस पे भी लेंथ आता है, इस पे भी कंडक्टिविटी आती है. लेकिन कौन सी कंडक्टिविटी आती है? थर्मल कंडक्टिविटी. यहाँ पर कंडक्टिविटी आएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया आते हैं. सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल करंट है, या फिर हीट का ट्रांसफर है कंडक्शन में. सो कंडक्शन वाले केसेस को हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट हैं उससे लिंक कर लेते हैं. तो फिर हमारे पास अगर बहुत सारी रॉड्स है कनेक्टेड है तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का हम लोग जानते हैं वही हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. फिर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जैसे निकालते थे तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं. तो पोटेंशियल का मतलब टेम्परेचर, और बाकी करंट का मतलब थर्मल करंट है, रेजिस्टेंस का मतलब थर्मल रेजिस्टेंस है. उस तरह की स्टोरी चलती है. ये फॉर्मूला मैं रीराइट कर देता हूँ. ये होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसको हम लोग बाद में लिख लेते हैं L अपॉन सिग्मा इंटू ए. ये भी कंडक्टिविटी हो गया, ये भी कंडक्टिविटी हो गया. सो उसी के एनालॉगस है स्टेडी स्टेट कंडीशन में आप इसको यूज करते हो. मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ इस पे बेसिक लेवल के, उसको आप ट्राई करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. और फिर हम नॉन स्टेडी स्टेट के बारे में बताएंगे. नॉन स्टेडी स्टेट पर ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है ये डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. आप समझ सकते हो कि अगर नॉन स्टेडी स्टेट होगा तो T2 कांस्टेंट नहीं रहेगा, T1 कांस्टेंट नहीं रहेगा. ये टाइम के साथ चेंज करेंगे तो T2 माइनस T1 भी टाइम के साथ चेंज करेगा. तो फिर उसके लिए हमको एक डिफरेंशियल फार्मूला बनाना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा. तो इसको आप कॉपी कर लीजिए. स्टेडी स्टेट फ्लो, इससे आपको 2 पॉइंट्स बनना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट फ्लो. दैट मींस एट एनी लोकेशन द टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और डिफरेंट लोकेशन का टेम्परेचर अलग होता है. एंड दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि इसको हम एनालॉगी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और करंट वाले चैप्टर से, जो कि आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा. और ये जो क्वेश्चन है, जिस तरह का जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ एग्जाम में, एवरी ईयर यू विल फाइंड कि किसी ना किसी पेपर में आता है. अभी जो रिसेंटली जेई 2021 के 2 पेपर हो चुके हैं, जो फेब और मार्च के, तो उनमें भी दोनों पेपर्स में दिखा है एक क्वेश्चन. तो ये डेफिनेटली दिखता है. कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. उससे पहले कि मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लूँ, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ. कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं टच किया उनके लिए. सपोज कर लीजिए 2 रॉड्स है अपने पास, और दोनों को आपने ज्वाइन कर रखा है, और लेट्स से कि इस पॉइंट का टेम्परेचर आपने 4T रखा हुआ है.
टी नॉट है, इस पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट है, इसकी लेंथ ट्वाइस एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी कंडक्टिविटी Sir, hello, hello. Sir, अभी आपको आवाज आ रही होगी। यू नीड टू वेट फॉर 2 मिनट्स क्योंकि वो नेट Yes. कनेक्शन चला गया लैपटॉप से आईपैड से, सो आई एम जस्ट सेटिंग इट। और ये मोबाइल से आपको सुनाई दे रहा होगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी, सो इन विद इन 2 मिनट्स आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। अभी आपको आवाज आ रही है?
अभी अपने पास 10 मिनट्स है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफ आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। ओके। यस सर। हाँ, सो कुछ कंडक्शन जैसा ही प्रॉब्लम हो गया था। आई एम टेकिंग द लेक्चर फ्रॉम द कार एंड इट गॉट हीटेड अप, सो नेट कनेक्शन चला गया था मोबाइल से फॉर सेफ्टी फीचर। नाउ लेट्स बैक टू दिस थिंग। ये जो अपने पास फिगर दिख रहा है, आई डोंट नो वेदर स्क्रीन इज देयर। Sir, it's not visible. Not visible. Okay. So I think it stopped. अभी आया? Yes, sir. ओके। सो एक ये रॉड था अपने पास, उसके साथ एक दूसरा रॉड आपने कनेक्ट कर रखा है। सेकंड के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से 4A है और इसकी कंडक्टिविटी 2K है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एट ए स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट रहा होगा। फाइंड temperature of the junction. Temperature of junction of two rods. ये दो rods वाला है, सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। और इसके बाद में आपको जो 3 रॉड वाला क्वेश्चन जनरल एग्जाम में वो 3 रॉड वाला क्वेश्चन देता है, तो उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसके टेम्परेचर को T पकड़ लीजिए और देखिए कि यहाँ से हीट जाएगा और जितना यहाँ से जाएगा उतना सेकंड से भी जाएगा। सो इसका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, अगर इसकी करंट को हम लोग थर्मल करंट को I1 एज्यूम कर लेते हैं, इससे थर्मल करंट को I2 एज्यूम कर लेते हैं। सो कैन वी से कि अगर एक ही चैनल है तो यहाँ से सेम करंट जाएगा, तो हम ये क्लेम करेंगे कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। I का मतलब बेसिकली dq by dt है। सो dq by dt ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू dq by dt ऑफ द सेकेंड। अच्छा, I1 जो है वो dq by dt है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो आएगी डेल्टा टी अपॉन R1। अच्छा, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर और डिवाइड बाई R1। I2 का मतलब क्या होगा? I2 का मतलब होगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, इट्स गोइंग फ्रॉम T टू T नॉट डिवाइड बाई R2 रेजिस्टेंस के टर्म में। यहाँ पे रख देते हैं। सो अपने पास आ रहा है 4 T नॉट माइनस T डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू T माइनस T नॉट डिवाइड बाई R2। अच्छा, ये R1 R2 क्या होंगे? सो हम R1 को लिखना चाहेंगे, सो R1 को लिख सकते हैं L, हम लोगों ने देखा था L अपॉन K लिखना होता है, तो ये आएगा 2L अपॉन K इंटू A। आप चाहो तो 2 को अलग कर लो, L अपॉन K को एक नाम दे दो R, सो ये 2R के बराबर हो जाएगा। R2 के बारे में, सो दैट इज गोइंग टू बी L अपॉन K विच इज 2K, R विच इज 4A। इससे भी आप 1/8 अलग कर लीजिए तो ये R आ जाएगा, तो बेसिकली ये R/8 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज के आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। So ये बनेगा 4 T नॉट माइनस T डिवाइड बाई R1 विच इज 2R is equal to T minus T नॉट डिवाइड बाई R2 विच इज R/8। सिंप्लीफाई करेंगे, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिलने वाला है 4 T नॉट माइनस T इज इक्वल टू 16 टाइम्स T माइनस T नॉट। 16 क्यों आएगा? 8 अप साइड जाएगा, 2 इसको क्रॉस में मिलेगा, तो 16 हो जाएगा। देन आफ्टर यू कैन रीराइट इट एज 17T, ये T उधर जाएगा तो 17 हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो ऐड अप हो जाएगा, so that will become 20 T naught. So how much the T is going to be? The temperature at the junction you will be writing as 20 T naught divided by 17. Calculation आप चेक कर सकते हो। The way we are calculating, that's most important. वो आपको समझ में आना चाहिए। So ये आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कई बार रिपीट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, और अगर आपने आंसर दे दिया तो अपना काम भी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ।
उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा. सो इज लाइक कि अपने पास 3 रॉड्स हैं जो कंबाइन की गई हैं. उनको मैं लीनियर तरीके से बना देता हूँ और वैसे भी दिखाया जा सकता है रॉड के फॉर्म में. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, नंबर्स बदलता है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बना के दे देता है. किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर बताएगा, जैसे कि इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको दे रहा है 2 T0 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T0 है, इस पॉइंट का नंबर 3 T0 है. ये एंड पॉइंट्स हैं, 3 रॉड्स हैं. इसकी लेंथ लेट से 2L है, एरिया A है, कंडक्टिविटी 2K है. इसके पास लेंथ L है, K और A इनके अदर पैरामीटर्स हैं. इसकी लेंथ आपको 2L दे रहा है, एरिया को 2A दे रहा है और K दे रहा है. ये स्टफ दे देगा और ये स्टेडी स्टेट पर है. Find temperature of junction. Temperature of junction of rods. ये जो रॉड्स का जंक्शन पॉइंट है उस पॉइंट का टेम्परेचर अपने को चाहिए. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए. आइडिया भी मैं आपको साथ में साथ बता देता हूँ और इसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा. फिर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर पाओगे. Sir, please show the previous slide. ओके, बाकी लोग इसको कॉपी कर लें, सॉल्व करें और प्रीवियस स्लाइड देखने वाले लोग इसको देख सकते हैं. इस पे जो मैं आइडिया देने वाला था वो ये कि आप किसी को भी I1 पकड़ लीजिए, किसी को भी I2 पकड़ लीजिए, किसी को भी I3 पकड़ लीजिए, फिर उनमें आपस में जंक्शन और लगा देंगे. इसके टेम्परेचर को आप T एज्यूम कर लो और लेट्स से कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ से I1 करंट जाएगा, फिर ये करंट इधर जाएगा, लेट्स कॉल इट 2I2, फिर लेट्स ये करंट इधर जाएगा, लेट्स कॉल इट टू बी I3. सो I1, I2, I3 ये तीनों करंट्स इस तरह से एज्यूम कर ली गई हैं. आप किसी भी तरह से कंसीडर करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल लगाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा. और फिर फाइनली अपने को क्या अप्लाई करना होगा, ये करना होगा कि I1 जो भी करंट इधर से आएगी वो दोनों वायर्स में चली जाएगी या रॉड्स पे चली जाएगी, तो I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगी. अब आप I1 लिखो, I2 लिखो, I3 लिखो एंड देन यू राइट these values over in this equation, put in this equation. सिंप्लीफाई करने से T अननोन है वो पता चल जाएगा. T पता चल जाएगा तो I1 करंट पता चल जाएगा, I2 करंट पता चल जाएगा. सो इस ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा बेसिकली. ओके, मैं पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ. सो I1 क्या लिखा जा सकता है, टेम्परेचर हायर विच इज 2 T0, लोअर टेम्परेचर विच इज T डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज R1. अच्छा, R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू कंडक्टिविटी विच इज बेसिकली L अपॉन K, और इसी L अपॉन K को आप R पकड़ सकते हो, तो R1 की वैल्यू R आपको मिल जाएगी. फिर I2 पर आइए. I2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, हायर टेम्परेचर इज T, लोअर टेम्परेचर इज T0 डिवाइड बाय R2 and calculate R2. R2 is L upon KE. This is also equal to R. T0 by 2 और 2 T0 हमारे पास आंसर आ रहा है. इसके बाद हम I3 के बारे में कैलकुलेशन करेंगे. I3 is going to be written like this. इसके हिसाब से तो हायर टेम्परेचर किसको पकड़ा गया है, T को, लोअर टेम्परेचर किसको पकड़ा गया है, 3 T0 को. सो करंट की डायरेक्शन जैसे आप बनाते हुए उससे आपको पता चल जाता है कि आपने हायर किसको प्रिज्यूम किया है, डिवाइड बाय R3. इस R3 के बारे में आप कैलकुलेट कीजिए. सो R3 विल कम आउट एज द लेंथ विच इज ट्वाइस L, एरिया विच इज ट्वाइस A इनटू K. बाय द वे ये भी L अपॉन K बन गया, इसकी भी वैल्यू R आ गई. सो R1, R2, R3 बेसिकली इक्वल रेजिस्टेंस वाली स्टोरीज हैं.
और I1, I2, I3 भी मिल गया। अब इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। So what we are going to write in place of I1 is going to be twice T naught minus T divided by R1, which is R. I2 के प्लेस पर T minus T naught divided by R2, which is R. I3 के प्लेस पर आप लिखने वाले हो T minus 3T naught divided by R3, which is R. सभी के R और R आपस में मिंगल कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास जो बचने वाला है वो ये नंबर है 2T naught minus T is equal to T minus T naught plus T minus 3T naught। ये R1, R2, R3 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। आपको यही करना होगा। अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दिए होंगे तो अपने R1, R2, R3 को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है और फिर आप चाहो तो उसको R पकड़ सकते हो L by K को, सो दैट ये कब कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर जो नंबर है वो बचेगा, या फिर आप L अपॉन K के टर्म में लिखोगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I1, I2 हम लोग सिंपली इसलिए लिख रहे हैं कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T लिखना थोड़ा सा लेंदी होता है। एंड देन आफ्टर क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेने का। इससे जो भी आंसर आएगा वो हम पकड़ अपना आंसर बन जाएगा। ये T और T मिलकर के 3T नजर आ रहा है अपने को, और T नॉट मिलकर के ये बनेगा अपने पास -4T नॉट, और इधर आएगा तो 6T नॉट हो जाएगा। सो T की वैल्यू 2T नॉट आ रही है। इसका मतलब जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना रहा होगा, 2T नॉट के बराबर रहा होगा, 2T नॉट के बराबर रहा होगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि फर्स्ट वाली रॉड पर कितना थर्मल करंट चल रहा है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, यानी I1 के बारे में। तो आपको T की वैल्यू 2T नॉट मिल गया। इसका मतलब इसके दोनों एंड के टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब इस पे कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा होगा। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि I1 की वैल्यू 0 आ रही है। व्हाट अबाउट I2? I2 की वैल्यू इस पे रख देंगे तो पता चल जाएगा I2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू T नॉट डिवाइड बाई R। R का मतलब L अपॉन KA, सो ये KA T नॉट बाई R, सॉरी L। सो ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। I3 की वैल्यू भी इसी के बराबर आ जाएगी फिर। अच्छा, I3 की वैल्यू आप देखोगे नेगेटिव आएगी, आप कैलकुलेट करके देखो तो I3 इज कमिंग एज माइनस K टाइम्स A T नॉट डिवाइड बाई L। अच्छा, ये माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ जो डायरेक्शन हम लोगों ने करंट की एज्यूम की है ना, वो नहीं होगी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, यहाँ से करंट चल करके यहाँ से चला जा रहा होगा। सो हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम 3T नॉट टू T नॉट, और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन दिस रॉड। तो जो भी पूछेगा वो बता दोगे कि कितना हीट ट्रांसफर किस रॉड से हो रहा है, किस पॉइंट का कितना टेम्परेचर है, किसका कितना थर्म रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड गिवन। अंडरस्टूड? तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे, कोई भी सेंगेज आप सॉल्व करोगे या डीसीपी को सॉल्व करोगे या फिर एससीबी में मिल जाएंगे, मॉड्यूल भी हम लोग शेयर करेंगे, उस पर भी मिलेंगे सिमिलर टाइप क्वेश्चन, उनको आपको सॉल्व करना है। आइडियाज मैंने दे दिया, सर इसी आइडिया को फॉलो करना है। यस सर, डायरेक्शन ऑफ I कैसे फाइंड की, I1, I2, I3 की? हाँ, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हो दिमाग में कि जो हायर टेम्परेचर दिख रहा है वहां से करंट चलेगा, या फिर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो कि किसी एक से दूसरी तरफ डायरेक्शन बना लो और सभी को डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर ये देखना होता है कि किसी भी जंक्शन पे, इसको जंक्शन लॉ कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, उस जंक्शन पर जितना भी करंट आ रहा होता है और जितना भी जा रहा होता है, दोनों का सम बराबर होना चाहिए। सो अगर जिस तरह से मैंने दिखाया तो आने वाला करंट कितना था I1, जाने वाला करंट था I2 और I3। अच्छा, ये आने जाने वाला हमने पहले एज्यूम किया हुआ है, तो आप कुछ भी एज्यूम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में क्या लिखना है कि जंक्शन पॉइंट पर सर अभी आपको साउंड आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो फिगर आपके पास रही होगी। आर यू एबल टू हियर नाउ? यस सर। Yes, sir. यस। सो मैंने क्या किया है,
ये लास्ट डाउट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कनेक्शन में टाइम लगेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट आप कोई भी प्रिज्यूम करो चलेगा। इसके बाद जो जंक्शन पॉइंट होगा उस पे आने वाली करेंट्स को ऐड कर दो, जाने वाली करेंट्स को ऐड कर लो, फिर दोनों को बराबर कर लो। ये अपना रूल रहता है। तो यहाँ पर मैंने I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 बोला क्योंकि I2 I3 को मैंने जाता हुआ दिखाया था। अगर आप जंक्शन की तरफ तीनों बनाओगे तब भी चलेगा। तो अगर आपने तीनों जंक्शन की तरफ बनाया तो फिर आपको क्या लिखना चाहिए कंडीशन? मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपने I1 और I2 और I3 तीनों को जंक्शन की तरफ बनाया, टूवर्ड्स जंक्शन T पॉइंट, so what will be the condition in the currents? I1 plus I2 Equation plus क्या I3 बनाएंगे equal to उसमें? 0. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने सारी डायरेक्शंस टुवर्ड दी जंक्शन बनाया है तो जंक्शन पर आने वाली टोटल करंट्स कितना हो जाएगा? I1, I2 एंड I3, दैट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3। और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट्स कितनी हो जाएंगी? 0। तो आपकी कंडीशन बन जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सो पहले आप कंडीशन डायरेक्शंस आप प्रिज्यूम कीजिए, फिर इसके बाद जंक्शन लॉ लगाइए, यानी जंक्शन पे आने वाली करेंट्स इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाली करेंट्स। उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज को रख दीजिए, आपको आंसर मिलता है। और सिंस वो स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम एक इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने के टाइम पे एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे और इस पे थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर देंगे। अगर आपने ये ध्यान से सुना है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। ओके, सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये नेट कनेक्शन भी इशू कर रहे हैं और टाइम भी हो गया। आपके जो भी डाउट रहेंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, दैट इज टुमारो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन देयर।